देखिए, किस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए, ये आप बराबर सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो होने वाली है और इसके अंदर जो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, वो ये होने वाली है कि भाई किस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए और उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको उन फंड को हाथ नहीं लगाने की कोशिश करना चाहिए। डिटेल्स में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चीज को ना जानकारी होने की वजह से मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लोग अपने पैसे को खराब जगह पे लगा देते हैं, बाद में उनको पछतावा करना पड़ता है। या फिर नए नए अगर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर उस तरह के फंड में वो घुस जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए मार्केट से दूर भी हो जाते हैं और फिर वो वही कहते हैं जो पहले मार्केट के बारे में कह रहे थे, यानी खराब होती है मार्केट, यहाँ पर पैसे खत्म हो जाते हैं, बुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, इससे पहले भी मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं और इस तरह की वीडियोस बना चुका हूं। तो वीडियो ओवरऑल ये फिर से नए सिरे से मैं बना रहा हूं 2025 के लास्ट में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली कैटेगरी है जहां पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए, वो कैटेगरी है इंटरनेशनल कैटेगरी, यानी इंटरनेशनल फंड। समझ रहे हैं, इंटरनेशनल इक्विटी में अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो वहां पर आपको निवेश करने से बचना चाहिए। इसके पीछे के कई सारे रीजन है। सबसे पहला और मोस्ट रीजन, इंपोर्टेंट रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो रीजन ये है कि भाई विदेशों के बारे में आपको पता नहीं होता है कि वहां की गवर्नमेंट क्या चाह रही है। जैसे मानकर चले कि आप जापान के मार्केट में जापान की इक्विटी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं कि भाई जापान के अंदर वहां की गवर्नमेंट का फोकस जो है वो किस तरह के सेक्टर्स के ऊपर है, किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर है। आप बस ऐसे ही निवेश कर देते हो और आपको लगता है बाप रे, मैं तो जापान में निवेश कर रहा हूं यार, मेरे तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। लेकिन कुछ सालों के बाद पता चलता है कि नहीं, जो आपने पैसे लगाया था उसके अंदर भी नेगेटिविटी, यानी उसमें भी माइनस हो चुका है। तो उस टाइम पे आपको बहुत दुख दर्द होता है। तो इंटरनेशनल इक्विटी में पैसे इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, वो निवेशक जिनको बहुत अच्छे से कंफर्म है कि भाई कहाँ के बारे में मतलब चाइना की मार्केट में या जापान की मार्केट को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, उनको मालूम है कि भाई जापान में क्या चल रहा है, वहाँ की सरकार किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर या वहाँ की मार्केट किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी और कौन सा सेक्टर है जो कि चल सकता है, वो लोग अगर चाहे तो निवेश कर सकता है। लेकिन उनको भी मैं कहूंगा कि वो भी ना निवेश करे तो बेहतर है। रीजन इज दैट कि भाई अगर खुद हम अपने देश की बात करें, डोमेस्टिक इक्विटी की बात करें, तो यहाँ पर किस चीज की कमी है, यहाँ पर आपके लिए फंड भी है। अगर आप फंड के थ्रू जाना चाहते हैं तो फंड भी ऐसे मौजूद है जहां पर आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी के अंदर जा सकते हैं। चाहे तो एक से एक अच्छी कंपनीज है जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं, तो अवेलेबल है ऑलरेडी। और अगर रिटर्न्स की बात किया जाए तो आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि जितना अच्छा रिटर्न्स इंडिया की मार्केट में मिलेगा उतना अच्छा रिटर्न्स आपको जापान की मार्केट में नहीं मिल सकता है। रीजन क्या है, रीजन यह है कि भाई जापान की जो इकोनॉमी है, वहां की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन हमारे इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो होनी बाकी है। इसीलिए हम इसको ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं। और कभी भी अपने पैसे को उन इकोनॉमी के अंदर लगाना चाहिए जो ग्रो करने वाली है, जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो वहां पर संभावना बहुत हार्ड लेवल के ग्रोथ नहीं है, लेकिन जहां पर होनी बाकी है वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए अच्छी ग्रोथ होगी तो पैसे भी अच्छे बन सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम था। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो थेमेटिक फंड। देखिए, थेमेटिक फंड के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली आपको निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि यहां पर मैं ये कहूंगा कि थेमेटिक फंड में जब आप निवेश करते हो तो आपको गौर करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्टर के अंदर मैं निवेश कर रहा हूं, इस सेक्टर का फायदा क्या है, इस सेक्टर से बेनिफिट क्या है, इस सेक्टर का मतलब कितना ज्यादा आने वाला समय में क्रेज बढ़ सकता है और क्रेज क्यों बढ़ेगा उसके पीछे का रीजन होना चाहिए। कुछ ऐसे खास कारण होंगे, रीजन होंगे जिसकी वजह से आपको लगना चाहिए कि भाई क्रेज बढ़ने वाला है। नहीं तो कोई भी बंदा आ रहा है उठाकर अपने पैसे को थेमेटिक फंड के अंदर डाल दे रहा है और बाद में जाकर देखिए सेक्टरल फंड जो होते हैं, थेमेटिक फंड जो होते हैं ना, वो सेक्टर रोटेशन भी होता रहता है। एक सेक्टर के अंदर बहुत लंबे समय तक के तेजी बनी रहे ये जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको ख्याल में रखना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई थेमेटिक फंड के अंदर जब आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन भी लेकर नहीं जाना चाहिए। 4 से 5 साल बहुत है, बहुत है, बहुत है भाई, है ना। 3 से 4 साल 5 साल बहुत है, ये इनफ है।
क्योंकि इतने दिनों में सेक्टर रोटेट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो ही जाएंगे सेक्टर के अंदर जिसकी वजह से वहां पर डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं। तो सेक्टरल फंड में भी देखिए अभी काफी सारे सेक्टरल फंड निकाल रही है एमसी, और वहां पर हमारे इन्वेस्टर्स जाकर पैसे निवेश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि मतलब 2017 में म्यूचुअल फंड की कैटेगराइजेशन की गई थी, वहां पर सेबी ने कहा था कि भाई अगर किसी एक एएमसी के पास एक स्मॉल कैप है तो दूसरा स्मॉल कैप नहीं ला सकती है। एक एएमसी के पास एक ही स्मॉल कैप रहेगी, एक एएमसी के पास एक ही लार्ज कैप, एक एएमसी के पास एक ही मिड कैप रहेगी, एक ही फ्लेक्सी कैप और एक ही मल्टी कैप रहेगी। लेकिन सेक्टरल फंड के बारे में यह कहा गया कि अलग अलग सेक्टर के ऊपर एक फंड निकाला जा सकता है, एक फंड लॉन्च कर सकती है। ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर के ऊपर कोई भी एमसी चाहे तो अलग अलग सेक्टर के ऊपर अलग अलग फंड लॉन्च कर सकती है। इसीलिए एमसी अपने फायदे के लिए लाती है अलग अलग सेक्टर के ऊपर फंड, कि उनको नए फंड के जरिए पैसा आना चाहिए। लेकिन आपको भी तो देखना है कि भाई आपका क्या फायदा है। ये तो एमसी अपना फायदा सोचकर कर रही है, आपको अपना फायदा सोचना चाहिए, तो आप अपना फायदा देखिए। तो आपका फायदा क्या? आपका फायदा यही है कि देखिए एमसी का काम है फंड निकालना, लेकिन आपके लिए कौन सा फंड बेटर होगा इस चीज का सिलेक्शन आपके हाथ में है, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हो गया आपको मैं बताऊं एनएफओ। देखिए एनएफओ बात वही है लगभग लगभग मिला जुला कर के हर एनएफओ में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और यहां पर एक चीज और भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा कि जो नए निवेशक हैं उनको खास तौर से एनएफओ में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके पीछे का एक और भी रीजन है। जब ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो एनएफओ निकल रहा है, किसी कंपनी का अगर कोई फंड निकल रहा है, नया ऑफर निकल रहा है, ठीक है, एनएफओ आ रहा है, तो देखिए उस कैटेगरी में अगर मार्केट के अंदर ऑलरेडी फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको एनएफओ में जाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अपने खासतौर से नए लोगों के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ, जो पुराने हैं जिनको अच्छे से समझदारी है, जानकारी है, वो लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी हर एनएफओ के अंदर नहीं। आप वही बात है कि सोच समझदारी से कौन आपके लिए बेटर हो सकता है, ये चीज आप बस फोकस में रखिए, बाकी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो एनएफओ में जो बहुत भर भर कर पैसे डाले जाते हैं ना, वहां पर भी आपको थोड़ा सोच समझ कर ही पैसे डालना चाहिए। लोगों को लगता है 10 रुपए के एनएवी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सस्ता नहीं है। आपको देखने में लग रहा है सिर्फ, ठीक है, वो लिखे हुए में और देखने में 10 रुपये आपको सस्ता लग रहा है, बाकी वो सस्ता है नहीं। ठीक है, तो एनएफओ से भी आपको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा बच बचा कर रहे। ठीक है, उसके बाद एक बोनस पॉइंट, ये टोटली 4 पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट ये है कि किसी भी फंड के अंदर जब आप निवेश करते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप हो, कोई सा भी फंड हो, तो आप ओनली कुछ सालों के पास्ट रिटर्न्स को देखकर निवेश ना करें, बिकॉज पास्ट रिटर्न इज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। समझ रहे हैं? फ्यूचर में भी आपको, आने वाला समय में भी आपको सेम वैसे ही रिटर्न्स मिलेगा जैसा कि उसने पास्ट में दिया है, ये गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि भाई किसी भी फंड के अंदर हमें ओनली पास्ट रिटर्न्स को देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए? ये देखना चाहिए कि फंड का परफॉर्म कैसा है, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है तो फिर हम यहाँ पर इनफ हो गया, ऐसा नहीं है। आगे और भी देखना है। आगे क्या देखना है? देखेंगे उसके जो पेयर्स हैं, यानी कैटेगरी के जो सेम फंड्स हैं, सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, उनके रिटर्न्स कैसे रहे, उनके मुकाबले में इस फंड का रिटर्न जिसको आप ले रहे हो उसका रिटर्न्स कैसा है। उसके बाद उसके एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे, उसके फंड मैनेजर को देखेंगे, उसके काम करने के तरीके को देखेंगे, और भी दूसरी चीजों को देखते हुए, खास तौर से जो ये मेन चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इन तमाम तो चीजों को देखने के बाद साथ में तब हम पास्ट परफॉर्म को देखेंगे, समझ रहे हैं ना, और तब जाकर हम किसी भी फंड के अंदर निवेश करेंगे। ये बात हो गई पहली। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज और भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई सा फंड ऐसा है, कोई ऐसा फंड है जो 10 साल पुराना फंड है, 12 साल पुराना फंड है, 15 साल पुराना फंड है, या 7-8 साल पुराना फंड है, उसके 1 साल 2 साल में अच्छे रिटर्न्स, आपको बहुत खतरनाक रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर 5 साल 7 साल 8 साल का रिटर्न्स जब आप देख रहे हैं तो उसका रिटर्न्स अच्छा नहीं है, बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर रहा है, और वो खासतौर से अगर स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ऐसे में आपको उस फंड के अंदर नहीं जाना चाहिए। किसी भी फंड का जो लॉन्ग ड्यूरेशन का डेटा है ना, वो आपको देखना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में कई सारे ऐसे फंड है जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहते हैं। तो इस बात पे आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि आप जो आते हो ना इक्विटी मार्केट के अंदर सर, वो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो आप आते नहीं है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के रिटर्न से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है।
तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी मचाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी मैंने आपको ईमानदारी से बिल्कुल बताने की कोशिश की है, और आपका इस पे जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे जरूर बताइएगा। कुछ और भी ऐड करना चाहिए, लेकिन अगर छूट गया तो आप मुझे रिकमेंड सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन सर आपके लिए बिल्कुल हाजिर है, और इंस्टा भी हाजिर है, ठीक है। जहां पर आप चाहे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे चाहे या फिर ईमेल आईडी पे चाहे या फिर कमेंट सेक्शन में, जहां भी मर्जी हो आप मैसेज कर दीजिए, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस प्यार से एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे भाई, और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसी तरह के लॉजिकल कंटेंट के लिए आप भी फिनेंसर को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।